आई। आज सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है लोकेशन, अवस्थिति। ठीक है, लोकेशन अवस्थिति। भारत पूरे विश्व के संदर्भ में कहाँ पर है, इससे हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें, सो सपोज अर्थ एज अ ग्लोब। फर्स्टली हम लोग क्या करें, तो एक पृथ्वी को एक ग्लोब मान लेते हैं आर्टिफिशियली। ऐसे तो समझ में आएगा नहीं कि पूरे पृथ्वी पर भारत कहाँ पर है। कई लोगों ने अक्षांश देशांतर पढ़ा भी होगा, हो सकता है कई लोग बहुत सालों के बाद देख रहे हो तो उनको भी जानकारी ना हो। नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर, ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर भी बहुत बेसिक है, लेकिन सब कुछ एक आपके प्रॉपर नोट्स बने चाहिए। करना यह है कि हर सब्जेक्ट के आप एक पर्सनल अलग अलग सेपरेट कॉपी बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। दो चार पेज में वो मतलब कंटिन्यूटी नहीं बनती। ठीक है, सो सपोज अर्थ हैज अ ग्लोब आर्टिफिशियली। अब पूरे विश्व में हमें दिखाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्टली वी ड्रॉ अ लाइन दैट इज 0 डिग्री। ये लैटिट्यूड लाइन है, अक्षांश रेखा, जिसको कि आप विषुवत रेखा भी कहते हैं। जब हम लोग यूनिवर्स के पार्ट पर आएंगे तो वहां हम लोग जानेंगे कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। देन आप जानेंगे कि अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती। दोनों, अक्षांश एक स्थान का संदर्भ होता है, रेखा उन स्थानों को मिलाने वाली होती है। तो वो सब भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पर देखते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होता है, विषुवत रेखा। इसी को हम लोग हिंदी में एक और नाम कहते हैं भूमध्य रेखा। भू अगर बात करें तो भू मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी के मध्य से ड्रॉ की गई हुई लाइन। ठीक है, पृथ्वी के मध्य से ड्रॉ की गई लाइन। तो इस रेखा ने, जो कि हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज रूप में है, और एन इमेजिनरी लाइन से, ये काल्पनिक रेखा है। तो ये क्या करता है, पूरे विश्व के दो डिवीजन कर दिया, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। अब सबसे पहले देखिए कितना बेसिक है कि भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है कि साउथ हेमिस्फीयर में। इंडिया इज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर और इधर साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। बहुत इजी है, आप सब लोग जानते हो कि भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में। लेकिन नॉर्थ में भी कहाँ, तो आप देखिए कई सारे जो लाइंस आपको ड्रॉ किए जा रहे हैं, दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। आप सब देख रहे होंगे ये जितनी भी रेखाएं हैं सब एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं, और ये सभी अक्षांश रेखा है। जब हम लोग यूनिवर्स में लैटिट्यूड लाइन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो उसमें जानेंगे कि लैटिट्यूड लाइंस पैरेलल लाइंस है, इट इज एन इमेजिनरी एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और 90 लाइंस होते हैं ये। ठीक है, सो यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल लाइंस दिखाए गए, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ। अगर कोई दो रेखा भी बोलते तो इस पूरे भाग में कहाँ। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ग्लोब को अगेन वी हैव ड्रॉन अ वर्टिकल लाइंस, एक ड्रॉ हमने किया जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री GMT लाइन। ये जो है आपको लॉन्गिट्यूड लाइन है, और यही हम लोग GMT लाइन कहते हैं, 0 डिग्री GMT लाइन। ग्रीनविच माध्य समय रेखा हम लोग इसको कहते हैं, ग्रीनविच माध्य समय रेखा। ठीक है, अब इस ग्रीनविच माध्य समय रेखा से, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से, मीन है ये। ठीक, क्या होता है, ये रेखा जो है पूरे पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करेगी, ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेकर आ रहे हैं लोकेशन के संदर्भ में, हेडिंग आपने कर ही दिया है लोकेशन। अभी एक और इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो होता है कि इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। भारत जो है ये अब आपके सामने में दिख रहा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है।
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, जैसे ये नॉर्थ हुआ और ईस्ट हुआ, ये पूरा आपने बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में आता है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। ये आपको क्लियर नहीं हुए है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। ठीक, सो अगेन वी ड्रॉ सम लॉन्गिट्यूड लाइंस, हम लोग अगेन दिखा रहे हैं यहां पर। अब आप देखिए इस प्रकार से कुछ लाइंस और ड्रॉ किए गए, बट यहां पर जाने से पहले मैं चाहूंगा आप लोगों के साथ कुछ इंटरेक्शन करूं। अगर पूरे इंडिया की हम लोग बात करें, सो पूरे इंडिया में वाटर बॉडी कितने परसेंट है और लैंड एरिया कितने परसेंट है? अगर किसी की जानकारी हो तो सोच के रखे और बताए मुझे जरा। कई सारे बुक्स में भी कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो नहीं मिलते हैं। हमारे नोट्स के साथ एक सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आपको एक ऐसा नोट्स प्रोवाइड होगा जो काफ़ी सारे फैक्चुअल थिंग्स होंगे, कंसेप्ट होंगे जो आपको किसी बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, आपके नोट्स में मिलेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगा अपने साथ में, ये आप सोचिए, तब तक मैं आगे दिखाता हूँ। अब जो पॉइंट है कि हमने दिखा दिया कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, बट कैसे? तो आप देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। नाउ हियर इट इज इंडिया। सो पॉइंट ये है कि भारत किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में और किन दो देशांतर रेखाओं के मध्य में अवस्थित है? क्या आप में से कोई बता सकता है कि स्थिति और अवस्थिति में क्या अंतर है? जैसे आप संरचना और अवसंरचना बोलते हैं, आपने अगर शब्द पढ़ा होगा तो संरचना और अवसंरचना हम लोग कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक, अवसंरचना का कंसेप्ट यहां पर अगर कोई बता पाए आप बताइए कि स्थिति और अवस्थिति में क्या अंतर होता है। मैं आपको डिफाइन करता हूं। जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो स्थितियां बदलती है। लाइक आज आपकी ये स्थिति है कि आप इस क्लास को अभी एंजॉय कर रहे हैं, आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन क्या जीवन भर आप पढ़ेंगे? नहीं, आपकी स्थिति बदल जाएगी। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, आपकी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सारी दशाओं में परिवर्तन हो जाएगा। आपकी जॉब लगने के बाद शादी भी हो जाएगी, स्थिति आपकी और बदल गई, उसके बाद और स्थिति क्या होनी वो अलग बात है। बट मेन चीज है, लेकिन अवस्थिति, जो घर आपका जहां पर पैतृक निवास है वो तो वहीं रहेगा ना, वो तो उठ के कहीं जाएगा नहीं। ओके, सो सारे चीजों को माइंड में, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि स्थिति और अवस्थिति में क्या अंतर है। अवसंरचना फिक्स्ड होता है, कोई रोड्स है, कोई बिल्डिंग्स है, जो जहां पर है वहीं पर है। ठीक है, आइए तो यहां पर हम लोग जो, अच्छा ये मैंने आपको बताया कि इंडिया, अब जरा से इसका भी आंसर देख लीजिए। आपको कई सारी चीजें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, अगर मैं नोट करवा रहा हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको नोट करके रखेंगे। मैंने पूछा कि भारत में कितने प्रतिशत लैंड एरिया है और वाटर बॉडी। अभी 2018 RAS में क्वेश्चन आया कि विश्व में कितने प्रतिशत स्थल भाग है, लैंड एरिया। बच्चों ने जवाब दिया 29%, एग्जैक्ट था 29.2%। ठीक है, एग्जैक्ट था 29.2%। ठीक, रिंकू मलिक ने लिखा, रिंकू इसके लिए यू शुड कांटेक्ट सुशांत सर ना। ठीक, सो देखिए वाटर बॉडी की अगर हम लोग बात करें ये केवल 9% है, और लैंड एरिया की अगर हम लोग बात करें तो भारत में लैंड एरिया 91%। ये भी अलग से लिख कर रखिएगा। ठीक, आप सब लोग अपने जो भी आपके सोशल ग्रुप्स हो, फ्रेंड सर्किल के ग्रुप्स हो, उनमें शेयर जरूर करना है, यही बस इतनी आपसे उम्मीद करते हैं। बाकी जितना आपको कराया जाएगा ये मानकर चलिएगा कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आ रहे हैं। अभी हमने एक पॉइंट देखा था कि भारत पूरे विश्व के संदर्भ में कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। ये सब कुछ नोट करने थे आपको पॉइंट, इस फिगर को भी आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए आपको मैंने कुछ टाइम भी दिया है कि आप इसको ड्रॉ कर सके। पिक्चर आपको ज्योग्राफी पढ़ना एक अलग आर्ट है, यहाँ पर आपको फिगर डायग्रामेटिक वे में बनाने होंगे। ठीक है, सो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया सिचुएटेड बिटवीन और इन बिटवीन पैरेलल्स ऑफ, इन बिटवीन पैरेलल्स ऑफ टू लैटिट्यूड लाइन,
हिंदी रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग सेपरेटली लिखवाते हैं। भारत किन दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य अवस्थित है? भारत किन दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य अवस्थित है? वेरी इजी, सब लोग जानते होंगे। यहां पर दो कंसर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर प्रॉपर इंडिया पूछा है तो अभी मैं आपकी जानकारी बता दूं कि इंडिया में अब 28 राज्य है। पहले 7 यूनियन टेरिटरी थे, फिर आपको 9 हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, बट दमन दीव और दादरा एंड नागर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया है। आई थिंक कि 9 या 19 दिसंबर को इस पर हस्ताक्षर हुआ था और इफेक्टेड हो गया है आपको वो 26 जनवरी 2020 से। ठीक है, तो अब आपके 8 यूनियन टेरिटरी बनते हैं। तो अगर पूरा 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को मिला दे तो आपका जवाब बन जाएगा क्या? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। एक मैं चीज में बता दूं, एनएल का मतलब है नॉर्थ लैटिट्यूड, हिंदी हो जाएगा इसका, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, उत्तरी अक्षांश। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो अक्षांश हो जाएगा उत्तरी। सो भारत किन दो समानांतर, अब ध्यान दीजिएगा मैंने ये जो वर्ड लिखा है किन दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य में है, तो वह है 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। बट इफ क्वेश्चन डिमांड्स कि अबाउट द मेन लैंड, ये ऐसा लिख कर आता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश बताइए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मुख्य भूमि अभी दिखाऊंगा, जैसे वी आर रिजाइडिंग ऑन द मेन लैंड ऑफ इंडिया, अगर हम लोग मान लीजिए आप यूपी बिहार दिल्ली पंजाब हरियाणा इन सब से आते हैं, तो आप भारत के मुख्य भूमि पर रहते हैं। हम लोग किसी द्वीप पर तो रहते नहीं, आइलैंड पर रहते नहीं। ठीक है, सो अगर मेन लैंड पूछा जाएगा तो आंसर आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बताया। अगर 28 राज्यों के साथ 8 यूनियन टेरिटरी भी ऐड करेंगे तो आंसर ये होगा, अदरवाइज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। तो जब तक लिख कर नहीं आए कि 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी या फिर राज्यों के साथ द्वीप सम्मिलित, इस तरह से करके लिख कर आते हैं। ठीक है, सो अब आपने ये दिखाया कि भारत किन दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य में। अब हम लोग दिखा देंगे भारत किन दो देशांतर रेखा के मध्य में। तो आइए जरा देशांतर रेखा भी देखते हैं। देशांतर रेखा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उम्मीद है कुछ चीजें आपकी जानकारी में भी होंगी। बहुत ही बेसिक है, लेकिन चीजों को ध्यान में रखना है, कई बार बच्चों को यह भी नहीं पता होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो होगा पॉइंट इन बिटवीन, फिर मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, हरियाणा पीसीएस का क्वेश्चन। इन बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन, दो देशांतर रेखाओं के मध्य, दो देशांतर रेखाओं के मध्य यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईएल का मतलब क्या होता है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर, और वो था उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं। अब देखिए यहां पर मैं एक कंसेप्ट और आपको देना चाहूंगा जो आप नोट करके रखेंगे। हो सकता है कितने लोगों की जानकारी में हो, कितने लोगों की नहीं भी हो सकती है। देखिए क्या होगा। जनरल वे में जो जीएमटी रेखा होती है उसी को हम लोग कहते हैं यूटीसी लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कभी आपको फुल फॉर्म पूछ दे कि यूटीसी का फुल फॉर्म बताइए,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। ये पहले यहां तक आइए लिखकर, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। ठीक। अब पॉइंट ये है, मैं आपसे पूरे भारत का अगर कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो कोई एक कोऑर्डिनेट आपको बताने होंगे, वो कौन सा होगा? जरा उसको भी आप बता दीजिए, अगर किसी की जानकारी में है तो। देखे कितने लोगों ने क्या पढ़ा है। अगर हम लोग इसी को एक अलग से क्वेश्चन पूछ दे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया, जरा सा इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर? कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया। एक बच्चे ने लिखा जीएमटी। थोड़ा सा लेट हो गया लगता है। जीएमटी अभी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ भी था। अगर हम लोग जीएमटी की बात करें तो जीएमटी जगह का नाम है लंदन में। यहीं से जो हम लोग देखें तो समय का निर्धारण होता है, और इसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच माध्य समय हम लोग कहते हैं। यहीं से प्लस और माइनस होता है, ये आपको आगे यूनिवर्स में मैं बताऊंगा। ठीक है। सो अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया अगर कभी पूछा जाए आपसे तो आंसर आपका हो जाएगा 21 डिग्री नॉर्थ और 78 डिग्री ईस्ट। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया। एक अलग से नोट करके रख लीजिएगा, ये इसको इंग्लिश लिख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि जीएमटी जो है, बाकी आगे मैं डिटेल्स बताऊंगा यूनिवर्स वाले पार्ट में कि जीएमटी का क्या रोल है। यही वो लाइन होता है, जैसे कि हमने ये 0 डिग्री दिखाया, ये 0 डिग्री की रेखा, तो इस रेखा से ईस्ट या वेस्ट जाते हैं तो समय में चेंज होता है, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। सो जीएमटी रेखा, जिसे कि हम लोग यूटीसी लाइन कहते हैं, यूटीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। और भारत कोऑर्डिनेट से ही किसी स्थान का निर्धारण होता है। सो भारत का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 21 डिग्री नॉर्थ, 78 डिग्री ईस्ट। क्लियर है? आइए अब आपको आगे लेकर चलते हैं। अब आपको पूरे इंडिया को हम लोग देखेंगे कि पूरे विश्व के संदर्भ में भारत कहाँ पर है, वो हम लोगों ने देखा। और साथ साथ इसी को अब इंडिया के मैप के साथ हम लोग देखने जा रहे हैं। आप सब लोगों को क्या करना है, अगर आप इंडिया का मैप नहीं बना पा रहे हैं तो मार्केट से एक मैप ले लेना है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप आप ले लीजिए सबसे पहले तो, फिजिकल नहीं पॉलिटिकल मैप, और उसी में आप इसको दिखा सकते हैं और उसको अपने कॉपी में ही चिपका दीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने, जैसे अगर हम लोग चर्चा करें कि इंडिया का मैप देखा है सही तरीके से? ठीक है, इसको भी हटा दिया जाए जरा। ये तो आप लिख लिए, पहले भी लिखा था मैंने। आइए आगे चलते हैं।
देखिए अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया है जस्ट वो यही लाइंस है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। दिस वन इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। ये अगर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। हियर इट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और ये है आपके सामने में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, और दिस वन इज मेन लैंड ऑफ इंडिया। ये भारत का मुख्य भूमि है और इस भाग में है आइलैंड्स। ये द्वीप हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? सो अगर पूरे इंडिया में हम लोग अंडमान निकोबार को भी साथ में ले, लक्षद्वीप को भी ले और इस पूरे मेन लैंड को ले ले तो आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट से। और अगर सिर्फ मुख्य भूमि को लेंगे तो आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट से। ये जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाया है। क्लियर है? अब जो पॉइंट देखते हैं कि ये लाइंस अगर है तो ये भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान से गुजरता होगा, तो उसको हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट के साथ में देखते हैं। ठीक है, ये जो बनता है ये एक्सट्रीम पॉइंट बन जाता है भारत का दूरस्थ बिंदु। अगर हम लोग देखें बिल्कुल, तो स्टार्टिंग अगर हम लोग करें नॉर्थ पॉइंट के साथ में, देखिए नॉर्थ पॉइंट भारत का कौन सा होगा। कई बार बच्चों को लगता है कि ये इस स्थान पर जो कि 37 डिग्री 6 मिनट की लाइन है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वेलकम दीपक। और बट ऐसा है नहीं, ये होता है इस स्थान पर जो कि हम लोग देखते हैं इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल जो होता है ये कितने कोऑर्डिनेट्स का है? 35 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड का है। तो भारत का जो नॉर्थ पॉइंट है, अगर हम चर्चा करें, हिंदी अगर लिखते हैं उत्तरी बिंदु, कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आंसर जो आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल। कई बच्चों की जानकारी में ये भी नहीं होता कि इंदिरा कॉल क्या होता है। तो कॉल एक स्टीप जोन होता है माउंटेनियस रीजन का। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक, इंदिरा कॉल लद्दाख में 35 डिग्री 39 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड है। बट दिस वन इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड। ये जो पार्ट है ये भी डिस्प्यूटेड है और इट इज ऑल्सो अ ट्राई जंक्शन। ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, दिस वन इज पीओके, जिसको मैं इस प्रकार से मार्क कर दिया हूं, पीओके। और ये जो भाग आप देख रहे हैं, इसी को जो कि पाकिस्तान ने कब्जा किया था, तो ये कश्मीर का पार्ट है। और इस भाग को वो लोग कहते हैं आज़ाद कश्मीर। और ये जो पूरा भाग आप देखते हैं, ये पूरा भाग होता है जम्मू एंड कश्मीर। और इस प्रकार से आप जो भाग देखते हैं ये हो जाता है लद्दाख। क्लियर है पॉइंट? तो पीओके और पीओके के साथ इसको अभी मैं हटा रहा हूं। यहां पर आपके सामने एक टेम्पोररी बॉर्डर लाइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं LOC। आपको क्या करना है, नोट करके POK LOC ये सब पॉइंट लिख कर रख लेने हैं। ठीक है, कि POK क्या है, LOC क्या है। POK को अगर बोले तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और LOC का फुल फॉर्म होगा लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और ये पाक अधिकृत कश्मीर जो है
ये एरिया 1947 में अगर हम लोग देखें तो जब महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया कि लास्टली जम्मू कश्मीर को भारत में ही विलय किया जाए तो दिल्ली आ गए। लगभग आपने अगर ध्यान दिया 20 तारीख को ही वो आ गए थे, ठीक है, अक्टूबर में, और कब्जा होना शुरू हो चुका था। लगभग 6-7 दिन रुकने के बाद नेहरू जी ने डिसीजन लिया कि भाई चलो अब इस पर विचार करते हैं, और भारत की सेना को वहां पर भेजा गया था, ठीक है। बिल्कुल दीपक, पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। बहुत जल्द वो भाग आप देखेंगे। अभी वहाँ पे जैसे गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन में इलेक्शन भी कराए गए, लेकिन आप देखें अगर तो पाकिस्तान की जो पार्टी है बुरी तरह से फ्लॉप रही है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ के आवाम की भी अगर बात करें तो वो लोग भी चाहते हैं कि हम भारत से जुड़े, क्योंकि हर एक व्यक्ति, समाज विकास चाहता है, और विकास जब मेन स्ट्रीम से आप जुड़ते हैं तभी हो सकता है। पाकिस्तान खुद का विकास नहीं कर पाया, वो गिलगित बाल्टिस्तान का क्या विकास कर पाएगा, ठीक है। सो ये भी ध्यान में रखिएगा। 1947 में पार्ट ये बनता है। अब जो हम लोग देखें तो अगर क्वेश्चन बनाए इसके जगह पर मार्कर अनडिस्प्यूटेड नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन अगर बन जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कि अविवादित उत्तरी बिंदु, अविवादित उत्तरी बिंदु, तो यहां पर आपके सामने आंसर आता है एक, ये लक्षद्वीप को मैं इरेज कर रहा हूं, ये आपकी जानकारी में है ही, ये है सियाचिन ग्लेशियर। कहां पर? तो लद्दाख में। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, आया हुआ क्वेश्चन भी है। अनडिस्प्यूटेड नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख, वेरी नाइस दीपक। अब पॉइंट यहां पर ये है कि ये जो पीओके का भाग जो कब्जा हुआ और एलओसी जो बना, थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। एलओसी को अर्लियर हम लोग क्या कहते थे? सीज फायर लाइन। एलओसी का क्या नाम दिया गया हुआ था? सीज फायर लाइन हम लोग इसको कहते हैं। और इस रेखा को किस वर्ष से एलओसी कहा जाता है, ये भी अगर कभी क्वेश्चन बने तो उसका जवाब क्या होगा, जरा वो भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए जरा सा कि जो सीज फायर रेखा जो बनाई गई, जो सीज फायर रेखा, एक बार जरा मार्कर में देखो जरा, बेसिकली जब ये भाग कब्जा होता है तो बाद में जब नेहरू जी रेडी हुए, और हाँ पता नहीं वो भी नहीं चल रहा, तो बेसिकली क्या हुआ पॉइंट वहां पर, जब भारत की सरकार ने अपनी सेना को भेजा और पाकिस्तानी जो इंट्रूडर्स थे उनको पीछे की ओर ढकेला जाने लगा इस प्रकार से, तो नेहरू जी चले गए यूएनओ। और यूएनओ जब एक बार आप चले जाते हैं तो यूएनओ क्या करेगा? शांति सहयोग इसी में काम करने का है, दो देशों के बीच मध्यस्थता करके भाई किसी तरह से शांति समझौता कायम करवाना, यही उनका काम है। उन्होंने करवा दिया।
यूएनओ में जाना ही नेहरू जी की गलती थी, ये ध्यान रखिएगा, आपके प्रथम माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन। तो वो जब यहाँ चले गए और यूएनओ ने ही बनवाया क्या, सीज फायर लाइन। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये भारत पाक के बीच में, तो ये हमने अपनी मर्जी से थोड़ी ना बनाया, ये तो यूएनओ के द्वारा बनाया गया। यूएनओ का एक ऑफिस भी था पहले जम्मू कश्मीर में, जो कि आज के अबेंडेंट के रूप में आप देखेंगे वहां पर, हाँ, परित्यक्त रूप में देखेगा आपको। तो ये सीज फायर रेखा को ही बाद में 1972 वो साल है जब नाम दिया गया था LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब आपको मैं यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन करवाऊंगा, हो सकता है कई सारे बच्चे पहली बार ही सुन रहे होंगे, कि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो उत्तरतम बिंदु है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ LOC, देखिए ये जो पॉइंट कंसेप्ट है, कई बार कई ऐसे चीजें, फैक्ट्स और कंसेप्ट होंगे जो आपके पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके व्यक्तित्व का विकास भी हो, और वो जीएस के नॉलेज से ही हो सकता है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश से तो होना नहीं, ठीक है। उससे आपका सिलेक्शन में एक कदम बढ़ सकता है, बट जीएस आपके व्यक्तित्व का विकास करेगा। आपका नॉलेज जितना साउंड होगा आप उतना बेहतर वर्क कर सकते हैं। आपने सिलेक्शन के बाद ऑफिस में भी चर्चाएं तो इन्हीं में होनी है ना, और क्या होगा, और क्यों मैथ्स के फॉर्मूला में कोई चर्चा करेगा इससे 10 साल के बाद, बताइए जरा सा। या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर पे करोगे कि आओ हम लोग प्रेसेज लिखेंगे। अब देखिए, तो हमने अभी चर्चा किया, ये लिखकर आपको रखना है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ LOC, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ LOC। LOC का उत्तरतम बिंदु, LOC का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, यह है NJ 9842। ध्यान से रखिएगा, अभी ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन लेटर ऑन ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेगा। ऐसा है कि जो क्वेश्चन आए हैं वो तो बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं आए हैं उन क्वेश्चंस को भी हमें बनाना होगा, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। जनरल वे में आए हुए क्वेश्चन तो आपको काफी सारे मिल भी जाएंगे प्रैक्टिस सेट्स में, सॉल्व पेपर्स में, बट क्या क्वेश्चन बनेगा उस पर ही ध्यान दीजिए। तो NJ 9842 है, हिंदी लिख के रखिएगा, LOC का उत्तरतम बिंदु। अब आप कहेंगे LOC अगर यहीं फिनिश है और यहाँ इंदिरा कॉल है तो बीच में क्या है, वही है आपका सियाचिन ग्लेशियर। यही वाला भाग जो है ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। तो आप कहेंगे कि इन दोनों लाइंस के बीच में क्या सिर्फ इंडिया है, पाकिस्तान है, क्या स्थिति है। तो उस पर जाने से पहले मैं आपको राइट डाउन कराऊंगा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कुछ फैक्ट्स, 5-6 फैक्चुअल थिंग्स को पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे, और देन मैं आपको और कंसेप्ट बताता हूँ कि सियाचिन की क्या स्थिति है एट प्रेजेंट सिनेरियो में, ठीक है। सो राइट डाउन सम फैक्चुअल थिंग्स अबाउट द सियाचिन ग्लेशियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, तो लद्दाख, लद्दाख का रीजन है, क्लियर है। देन सियाचिन ग्लेशियर जो है, ये पॉइंट आप लिखेंगे, मैं आपको लिखवाता हूं इसको, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, 72 किलोमीटर लेंथ दिखाएंगे इसका, 72 किलोमीटर इसका लेंथ आप दिखाएंगे, क्लियर है। देन कहां पर है ये, अगर हम लोग इसकी चर्चा करें कि कहां पर है, तो एक तो यूनियन टेरिटरी तो लद्दाख हो ही गया। देन आपका पॉइंट रहेगा कि इट इज सिचुएटेड ऑन काराकोरम रेंज, यह काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित है, यह काराकोरम श्रेणी पर
अवस्थित है, ये भी दिखाइए। यह काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित है। देन हम लोग देखिए कि अगर आप यूपीएससी लेवल के किसी एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर क्या आंसर आ सकता है? वहां पर आंसर होगा साल्टोरो श्रेणी। साल्टोरो श्रेणी, यहीं पे लिख देता हूं, डेट इज सब रेंज ऑफ काराकोरम। हिंदी भी लिख लीजिएगा, काराकोरम की उप श्रेणी है। इट इज सिचुएटेड ऑन काराकोरम रेंज, एक हो गया। अगर आप यूपीएससी लेवल पर जाएंगे तो होगा साल्टोरो रेंज, और साल्टोरो रेंज क्या है? तो काराकोरम की उप श्रेणी है। इसको भी लिख लीजिए 23 से, काराकोरम की उप श्रेणी है। क्लियर है पॉइंट? ठीक। देन ये जो है हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, ये भी दिखाइए। काफी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर भी आया। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, तो किन दो देशों के बीच में युद्ध हुआ है? अगर इसकी चर्चा हम लोग करें तो ये आंसर हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार हुआ है। कब? इन 1984। सारे पॉइंट को मेंशन कीजिए। भारत पाक के मध्य युद्ध हुआ है, ठीक है, 1984 में। और इसके लिए भारत सरकार ने क्या चलाया? तो ये आपका एक टेम्पोररी बॉर्डर लाइन भी है, जो कि इस इंदिरा कॉल से लेकर NJ 9842 के मध्य में है, और इसका नाम होता है AGPL। AGPL फुल फॉर्म लिखिएगा, ये इंग्लिश लिखना होगा, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे। AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ठीक है। इसको लिखिए 23 से। मैंने जैसे बताया कि आप अगर मैप ना बना पाए, मार्केट से एक मैप ले लीजिए पॉलिटिकल, ₹1 का मिल जाएगा, 2-4-5 लेके ही रखिएगा, और उसमें इसको आप दिखा दीजिए और उसको अपने कॉपी के पेज पर चिपका दीजिए। एक बेहतरीन नोट्स आपका बन जाएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कीजिए, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी सियाचिन ग्लेशियर में लास्ट ईयर एसएससी में, और उससे पहले नहीं, लास्ट ईयर सॉरी आईएएस में, और उससे पहले एसएससी में क्वेश्चन आया। 2018 2019 के क्वेश्चंस की मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। देखिए क्या एसएससी में जो आया, वो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि नुब्रा नदी का उद्गम कहां है? व्हाट अबाउट द ओरिजिन ऑफ नुब्रा रिवर? सियाचिन वाले में ही मैं लिखवा रहा हूं आपको। ये एसएससी 2018 का क्वेश्चन है, और आईएएस प्री 2019 में आया था ये, बट आईएएस वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में था। 1-2 नाम और भी थे इसके साथ में कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन था। तो नुब्रा नदी अगर कभी पूछा जाए कि नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका जवाब होना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर। ये नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है। श्योक जो कि सिंधु की सहायक है, ठीक है। श्योक जो है वो सिंधु, आपने नाम सुना होगा इंदस, इंदस रिवर, तो इंदस की सहायक होती है श्योक, और श्योक की सहायक होती है नुब्रा। तो कई बार आपको नुब्रा नदी भी हम लोग सिंधु की सहायक में दिखा देते हैं, क्योंकि आखिर पूरा ड्रेनेज सिस्टम तो उसी का है, इंदस रिवर का है।
ठीक है, तो ये भी लिख के रखिए। देन सियाचिन ग्लेशियर के बारे में एक पॉइंट और रहेगा, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का तीसरा ध्रुव है। सारे पॉइंट्स को एक जगह पे कंसाइज वे में लिख के रखना है। थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का तीसरा ध्रुव है। ठीक है, अब विश्व के तीसरे ध्रुव का कंसेप्ट क्या कहना है, तो जैसे अगर हम देखें तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इन सब भागों का तापमान जो होता है -20, -30, -40 डिग्री सेल्सियस, और एज इट इज कंडीशंस अवेलेबल इन सियाचिन ग्लेशियर। आपके देश के जवान -30, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे होते, और बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है सियाचिन ग्लेशियर के संदर्भ में। थोड़ा सा मैं यहीं पर आपको लेकर चल रहा हूँ। ये वाला भाग देखिए, ये जो पार्ट है ये चाइना के द्वारा कब्जा कर लिया गया। ठीक है, इस भाग को अगर हम लोग देखें तो ये पार्ट आपको 1962 में वार होता है इंडिया और चीन के मध्य में, भारत चीन के मध्य, और यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो कुछ भाग चीन के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। 1962 का युद्ध है। इस पार्टिकुलर पार्ट को जो आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, हम लोग कहते हैं अक्साई चीन। तो आप ये भी दिखा के रख सकते हैं कि भारत का वो क्षेत्र जो चीन के द्वारा कब्जा किया गया हुआ है, कौन सा एरिया है, तो अक्साई चीन है। ठीक है, वो भी ध्यान में रखिएगा, अक्साई चीन है। ठीक, कब युद्ध हुआ था? 1962 में, और वहां पर भी एक टेम्पोररी बॉर्डर लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं LAC। LAC फुल फॉर्म है इसका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। कुणाल वेलकम ब्रो। वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल आपको नियंत्रण रेखा है। ठीक है, तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखिएगा। ये जो पार्ट मैंने आपको दिखा रखा है, छोटा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग जो है, दिस वन इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया एंड क्लेम्ड बाय चाइना। चाइना कहता है कि ये भाग हमारा है। अभी भाग तो कोई नहीं था तुम्हारा, तिब्बत भी चीन का नहीं था, तिब्बत भी तो भारत का ही था। वो अलग बात है कि आज तिब्बत और चीन का पार्ट है, POK पाकिस्तान में है। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि ये गलती किसकी, किसी न किसी की गलती तो है। हाँ, आइए, तो अभी हमने देखा नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया। अच्छा खासा आपने यहाँ पर मैटर कंप्लीट किया है। सिर्फ एक पॉइंट नहीं है कि नॉर्थ पॉइंट हमने लिख लिया सिर्फ और सिर्फ। अब जो देखते हैं साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणी बिंदु। अब अगर इंडिया पूछा है तो ये मेनलैंड भी होगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। कहां पर है ये? ग्रेट निकोबार में, आइलैंड है ये, ग्रेट निकोबार द्वीप है। आप चाहे तो आइलैंड भी लिख के रख सकते हैं। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है ये। अब अगर एक पॉइंट हम लोग देखें तो इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग दो अन्य नामों से भी जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, CHSL में क्वेश्चन आया था ये, और इसी को हम लोग पार्सन पॉइंट भी कहते हैं।
सो इंदिरा पॉइंट को ही किन अन्य दो नामों से जाना जाता है? आंसर आपका है पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। ठीक है, अब जो हम लोग अगर पॉइंट देखें तो ये तो भारत का दक्षिणी बिंदु हो गया, मगर अगर आता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो थोड़ा सा चेंज करना हो, यहां पर जवाब आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। साउथ पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, हिंदी रहेगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। और ये आपके सामने में आंसर आता है कन्याकुमारी। कहां पर है? तो तमिलनाडु में। ये कन्याकुमारी एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, मगर एक क्वेश्चन आ जाए कि सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ इंडिया, नोट करके रख लीजिएगा अलग से, अगर क्वेश्चन बन जाए कि सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणतम सिटी कौन सा है, शहर कौन सा है, तो वो आंसर हो जाएगा आपके लिए नगर कोइल। लिख के रख लीजिएगा, नगर कोइल, तमिलनाडु में है ये, भारत का दक्षिणतम शहर है ये, सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ इंडिया है ये। क्लियर है? अब आते हैं आगे। ये जो कन्याकुमारी जो आपने लिखा, इस कन्याकुमारी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? जरा उसको मान लीजिए कि आपके आंसर में कन्याकुमारी ही ना आए तो क्या कीजिएगा? तो कन्याकुमारी को ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो है केप कैमोरिन, वो है केप कैमोरिन। और इसी को एक और नाम हम लोग देख लीजिए, कैमोरिन अंतरीप, कैमोरिन अंतरीप। कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि अंतरीप क्या है, केप क्या होता है। ये भी मैं आपको एक छोटा सा पहले लिख के रख लीजिए, कन्याकुमारी को ही हम लोग केप कैमोरिन कहते हैं, हो सकता है हिंदी में कैमोरिन अंतरीप लिख कर आए, सारे चीज़ों पे पकड़ होनी चाहिए। अब अगर पॉइंट देखें, केप क्या होता है? सो इट इज़ अ लैंड एरिया, अ लॉन्ग एंड नैरो लैंड एरिया, ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ लॉन्ग नैरो लैंड एरिया सराउंडेड बाय 3-sided वाटर बॉडी कॉल्ड अ केप। सो ध्यान में आप लिख के रख सकते हैं, एक लंबा सकरा स्थलीय भाग, एक लंबा सकरा स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, वाटर बॉडी से घिरा हो, उसे हम लोग केप कहते हैं। A long narrow land area surrounded by 3-sided water body is called the cape. क्लियर है? अब पॉइंट देखते हैं कि केप कैमोरिन, कन्याकुमारी और नगर कोइल, ये तीनों का आपको संदर्भ ध्यान रखना है। वाई द कन्याकुमारी इज फेमस? अगर ऐसी स्थिति है तो कन्याकुमारी किस लिए जाना जाता है? सनराइज के लिए और साथ में सनसेट के लिए भी, ये भी ध्यान में रखिएगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लिए काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है आपको कन्याकुमारी। और अगर हम लोग चर्चा करें तो कन्याकुमारी, वहाँ विवेकानंद रॉक है, क्वेश्चन आए हुए हैं, रामकृष्ण मिशन है जो कि विवेकानंद ने एस्टैब्लिश किया, उन सब के लिए भी जाना जाता है कन्याकुमारी। आप सब भी अपने सिलेक्शन के बाद एक बार जरूर जाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये केप मैंने बोला, आगे मैं आपको पेनिनसुला ही बताऊंगा। केप है और व्हाट इज पेनिनसुला, प्रायद्वीप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। द्वीप क्या होता है? तो ये सब द्वीप है,
चारों तरफ से जल से घिरे हुए लैंड एरिया को हम लोग आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। लेकिन 3 तरफ से जल से घिरे हुए लैंड एरिया को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। कंसेप्ट मिस मत कीजिएगा। केप क्या होता है? सो एक लंबा और सकरा भाग होना चाहिए। ये महा प्रायद्वीप नहीं है, ये लंबा और सकरा भाग। केप हैटरस, केप यॉर्क, केप हॉर्न, ऐसे कई आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, केप ऑफ गुड होप जिससे वास्को डे गामा होके आया, रवि सर के साथ आपने पढ़ा भी होगा। तो ये सब हमने अभी जाना किसके बारे में? तो साउथ पॉइंट के बारे में अभी जाना। नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर द ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर चलेंगे, एक सिंक्रोनाइज बेस में आपका सारा पॉइंट लिख कर रखना है आपको। ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, पूर्वी बिंदु। ठीक है, ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, पूर्वी बिंदु। और ये कौन सा है? तो ये है किबुथु। और इसी का एक और नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, वालांगू। वालांगू हो गया है डिस्प्यूटेड। तो ये कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का पूर्वी बिंदु आप दिखाइए किबुथु। ये आया था लास्ट ईयर एसएससी वाले एग्जाम में भी। और ये रहा वालांगू जो यूपीएससी में भी आया हुआ है। ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का पूर्वी बिंदु है ये। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भारत के पश्चिमी बिंदु की तरफ में। ठीक है, भारत का पश्चिमी बिंदु, वेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा? तो यहां पर आपके सामने जो आंसर आता है, कई बार आप लिखते हैं सर क्रीक। ठीक है, कई बार आप कहते हैं सर क्रीक। अब अगर देखें, या फिर अभी जो आंसर आया हुआ था एक एग्जाम में, गुहार मोती। गुहार मोती दोनों ही कहां पर? तो गुजरात। यूपीएससी वाले कुछ एग्जाम में और बुक्स में आपको ये भी नाम लिखा मिल जाएगा। राजहर क्रीक। ये भारत का वेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का पश्चिमी बिंदु। जनरल बेसिस पे हम लोग सर क्रीक को भी ले लेते हैं। आंसर आता है गुहार मोती। पॉइंट है ये। सर क्रीक क्या है? एक डिस्प्यूटेड एरिया हो गया हुआ है। उसी को मैं आपको यहां पर समझाऊंगा कि सर क्रीक जो है कैसे डिस्प्यूटेड है। ठीक है, अब फिलहाल आप देखिए जरा सा कि जैसे ये जो भाग है ये गुजरात का भाग है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस वन इज कच्छ का रण। ये है रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण जो कि गुजरात में है। और ये वो स्थान है जो कि दलदली मृदा का क्षेत्र है। ये लास्ट ईयर सीजीएल का क्वेश्चन है। मार्सी लैंड है, स्वैम्प एरिया है, दलदली मृदा पाई जाती है रन ऑफ कच्छ में।
ठीक है, देयर इज अ इंट्रूजन ऑफ ओशनिक वाटर इनसाइड दिस रीजन। इस भाग में समुद्री जल का अंदर की ओर प्रवाह हो जाता है, अंदर की ओर घुसपैठ हो जाता है, और यहाँ पर भारत में सर्वाधिक प्रोडक्शन किसका होता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ साल्ट। कुछ पॉइंट लिख के रख लीजिएगा। नमक का सर्वाधिक उत्पादन अगर भारत में कभी अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका रन ऑफ कच्छ। देन वन मोर पॉइंट, दिस वन इज कॉल्ड द व्हाइट डेजर्ट। यहां तक आइए, सबसे पहले इसे श्वेत मरुस्थल और रेगिस्तान भी कहते हैं। व्हाइट डेजर्ट भी हम लोग इसको कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर कि आखिर क्रीक क्या होता है, व्हाट इज क्रीक। और आज के डेट में अगर सरक्रीक भारत का पश्चिमी बिंदु नहीं है तो ऐसा क्या हो गया? किस सन में, किस ईयर में सरक्रीक को अगर हम लोग देखें, जो कि एक विवाद बन चुका है। क्वेश्चन देखिए यहां से ही बनते हैं कई बार, मैं आपको ही बताऊंगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं। देखते जरा सा सरक्रीक को पहले समझिए। देखिए अभी आपको मैंने बताया कि एक दलदली मृदा का क्षेत्र है, ये रहा कच्छ का रण, क्योंकि समुद्री जल का अंदर की ओर घुसपैठ होता है, इंट्रूजन होता है। पहले भारत पाक के मध्य में एक रेखा थी, बॉर्डर लाइन, जिसका नाम है 24वीं समानांतर रेखा। इंग्लिश इसका रहेगा 24th पैरेलल लाइन। देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि 24th पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच में? आंसर आपका क्या हो गया? पाकिस्तान और इंडिया। इसको नोट करके रखिएगा, कई सारे बुक्स में भी, बुक्स में तो है ही नहीं, खैर ये सिर्फ आपको नेट से मिल सकता है, बुक्स में नहीं है। ठीक है, चाहे आप कोई बुक्स पढ़ लीजिए। तो 24वीं समानांतर रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान के मध्य में है, और ये दलदली मृदा का क्षेत्र है जो कि आपको वेस्ट टू ईस्ट की ओर मूव करता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेस्ट टू ईस्ट की ओर जाएगा उसके पीछे एक बल लगता है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग पॉइंट अगर देखें कि इस पर जो बल लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा, और ये दलदली मृदा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सोलिफ्लक्शन, मृदा सर्पण की क्रिया होती है, मिट्टी खिसकती है यहां पर। ठीक है, मृदा सर्पण की क्रिया होती है, और ये मिट्टी खिसकने वाली है और वो इस तरफ खिसक गई, देखिए। ठीक, तो ये लाइन अगर समझने के लिए हम लोग यहाँ पर अगर भारत का झंडा लगा ले तो ये खिसक कर यहाँ पर आ गया, लाइन खिसक गई ना, क्योंकि पृथ्वी क्या हो रही, रोटेट कर रही है, और पृथ्वी के रोटेशन से जो डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा उसके बैक साइड लगेगा। ऐसी स्थिति में जब ये रेखा खिसक कर यहाँ आ गई तो इस लाइन को हम लोगों ने भारत पाक के बीच सीमा रेखा मानने से मना कर दिया। कब? 1987 में। राजीव गांधी की सरकार थी, बहुत बोल्ड डिसीजन था ये। अब यहाँ तक का भाग जो है ये है इंडिया, और इधर का भाग है पाकिस्तान। सो दिस पार्ट hasn't captured by the इंडिया, भारत के द्वारा कब्जा नहीं किया गया हुआ, इट वॉज गिफ्ट। ये तो एक प्रकृति का वरदान है, गिफ्ट है जो कि आपको मिला है, और गिफ्ट कभी कोई छोड़ता तो है नहीं, स्वाभाविक सी बात है। तो ये एक विवाद हो चुका है, और यही रीजन है कौन सा? सरक्रीक। और आज के डेट में यह एक विवाद है। तो क्वेश्चन बने, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य में? इंडिया पाकिस्तान। सरक्रीक जो है विवाद वो कहां पर है? गुजरात में। 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में? मध्य में, पाकिस्तान इंडिया।
24वीं समानांतर रेखा को कब हटाया गया भारत पाक के बाद सीमा रेखा के रूप में? 1987 में। इसके लिए पाकिस्तान यूएनओ में भी जाता है, बट वहां पर टोटली रिफ्यूज कर दिया गया यूएनओ के द्वारा कि दिस वन इज द बायलैटरल इश्यूज, हाँ हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप दोनों का द्विपक्षीय मामला है, आपस में समझा लीजिए, सुलझा लीजिए, सिंपल सा, ठीक है। तो आइए ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सो अभी हमने भारत का एक्सट्रीम पॉइंट भी देखा, उससे पहले हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी देखा, सारे डिटेल्स को जाने हम लोग, क्या क्वेश्चन बन सकता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब जो पॉइंट यहां पर होगा, देखिए अगर क्वेश्चन बने कि भारत का एक्सटेंशन जो है नॉर्थ टू साउथ कितने किलोमीटर का और ईस्ट टू वेस्ट कितने किलोमीटर का, तो एक्सटेंशन में हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर मूव कर रहे हैं, ये आपको बना करके रख लेना है, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, और फिर मैं आपको एक कंसेप्ट भी समझाता हूं कि आखिर अगर इस तरह की स्थिति है तो ऐसा क्यों है। सो आप यहां पर डाल दीजिए हेडिंग एक्सटेंशन, विस्तार। देखिए मैंने पहले ही बोला कि आपको क्या करना होगा, एक कॉपी में अलग से सिर्फ नोट्स बना के रखने होंगे और उन्हीं को आपको 5 से 6 बार 10 बार रिवाइज करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगर पढ़ने की इच्छा जागृत हुई, समय मिलता है, तो आप परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए या फिर आप महेश वर्णवाल की बुक को ले लीजिए, डी खुल्लर की बुक ले लीजिए, माजिद हुसैन ले लीजिए, पढ़ने के लिए तो काफ़ी सारी बुक्स है, कोई भी एक उठा के आप राइटर की पढ़ सकते हैं। देखिए एक्सटेंशन उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ कितने किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। देन आप देखिए ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। जब आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को देखेंगे तो डिफरेंसेस जो है दोनों का 30 डिग्री का है, तो ऐसा क्या हो गया कि एक 3214 हो गया, दूसरा 2933 ही हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों है? ठीक, उसका कंसेप्ट देखते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एक ग्लोब है और इस प्रकार से आपको लैटिट्यूड लाइंस होते हैं और ऐसे लॉन्गिट्यूड लाइंस होते हैं, मगर थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें तो जैसे जैसे ये दोनों सब पैरेलल होते हैं, इनके बीच की दूरी समान होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल के दोनों तरफ में, तो इनके बीच की दूरी जो हो रही, लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच की दूरी जो है ये क्या हो रही, देख रहे हैं आप, कम हो रही है, दोनों ही तरफ में, दोनों ही तरफ में कम हो रही। डैट मीन्स कि भारत में का जब आप उत्तर से दक्षिण गए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये तो आपका लैटिट्यूड लाइन है ना, लेकिन जब आप पूरब से पश्चिम देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, और लॉन्गिट्यूड लाइन जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाएंगे, पोल्स की ओर जाएंगे, बीच की दूरी कम होगी, और यही इसका जवाब है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखना है, क्वेश्चंस क्या पूछेंगे आपको पता नहीं है, उन्हीं के लेवल को हम लोग यहाँ पर बेसिकली जान रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन हमने यहाँ पर दिखाया। अब अगर इसी में हम लोग नॉर्थ को ईस्ट से, ईस्ट को साउथ से, साउथ को वेस्ट से और वेस्ट को नॉर्थ से फिर से जोड़ते हैं, देन एक शेप भारत का निकलकर सामने आता है और वो हो जाता है क्वाड्रेंगुलर, ये हो जाता है चतुष्कोणीय, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, चतुष्कोणीय क्वाड्रेंगुलर।
क्लियर हुआ पॉइंट? आप सब लोग मैथ्स में इसको देखते भी होंगे। रॉबिन नंबर तो होंगे ही आपके पास में भाई रॉबिन। ठीक, तो ये हमने एक्सटेंशन अभी आपको यहाँ पर दिखाया। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल्स कराता हूँ इसके एरिया को, इसके पॉपुलेशन का डाटा अलग से भी हम लोग देखेंगे। आइए, देखिए अब जो हम लोग आ रहे हैं भारत के टोटल लैंड एरिया को देखेंगे। भारत का कुल भू क्षेत्र कितना है? भारत का टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, हिंदी कर लेंगे, भारत का कुल भू क्षेत्र 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और यहीं पर हम लोग एक और देंगे 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर को हम लोग हिंदी में वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर को हम लोग हिंदी में वर्ग किलोमीटर भी लिखकर रख सकते हैं। ये जो है बाई, ऐसा क्यों हुआ है? 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। ठीक है, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा, लिख के रखेंगे 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा हुआ क्या था? 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो बॉर्डर लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी रह गई है इसको हम लोग लेटर ऑन सीधा भी कर सकते हैं, और उसी के प्रयास किए गए हुए हैं। ठीक है, और उस संदर्भ में वी हैव लॉस्ट आवर 23 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। अगर हम लोग चर्चा करें तो ये जो भारत का जो एरिया है यह विश्व का कितने परसेंट है? तो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का 2.4% है। रैंक कौन सा है? तो सेवेंथ रैंक्ड इन वर्ल्ड, विश्व में 7वां स्थान है इसका। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 7th रैंक्ड इन द वर्ल्ड। क्लियर है पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट हम लोग लैंड एरिया के संदर्भ में जाए। भारत में तब भी फर्टिलाइजर, अगर हम लोग फर्टिलाइज एरिया की बात करते हैं तो क्रॉपलैंड जो है काफ़ी अच्छा है। इतना अच्छा है कि अगर जो किसान भारत में अराउंड 62% किसान जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, if they do surplus of production of the crops, even the India can feed the 10 other countries हैं। भारत 10-10 देशों को खिला सकता है अगर जो भारत के जो 60% 62% किसान जो कि जीवन निर्वाह कृषि करते हैं वो अगर सरप्लस कृषि, अधिशेष उत्पादन पर आ जाए तो। और ऐसा सरकार के साथ अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ तो कमियां है, किसानों को भी ऐसा लग रहा है, सरकार को लग रहा है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है। किसानों का कहना है कि यार ऐसा जैसे ये बात सही है, जैसे अभी देखिए राजस्थान का प्रोडक्शन जो हुआ, राजस्थान किसान हरियाणा बेचने को जाए, दोनों में अगर डिफरेंसेस हो तो वहाँ पर मनमुटाव होना और चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो उन सब चीज़ों पे वर्क अभी गवर्नमेंट कर रही है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन। भारत, ये डाटा भी अलग से आप पढ़ेंगे कि कौन सा विश्व में सबसे बड़ा एरिया है। जैसे कि आप रसिया जानते हैं कि रूस का सबसे बड़ा एरिया है, सेकेंड नंबर पे आपको कनाडा आएगा, तीसरे नंबर पे यूएस, चौथे पे चाइना, पांचवें ब्राजील और छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवां आपका अपना देश भारत। ठीक है, अब जो देखिए पॉपुलेशन,
ठीक है, पॉपुलेशन बोले तो जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या अगर पूछा जाए तो वो तो आप सब लोग बहुत बेहतरीन बता सकते हैं कि कितनी है, बट यहाँ पर जो डाटा पूछा जाएगा वो सेंसस 2011 का होगा। आप दिखाएंगे 121 करोड़ बाई 15th सेंसस 2011, 15वीं जनगणना 2011 के द्वारा। ठीक है, ये जनगणना जो है 2021 वाली, ये 2011 वाला, ये हम लोग अलग से रीड करेंगे। इसमें आप स्टेट वाइज डाटा जानेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, डिकेडल ग्रोथ रेट, ईयरली क्या है, और किस राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है, कहाँ सबसे कम है, इवन सेक्स रेशियो, इन सब के डाटा आप अलग से रीड करेंगे। बट यहाँ पॉइंट ये है कि अगर ये 121 करोड़ जनसंख्या है तो विश्व की कितने प्रतिशत है, तो 17.5% ऑफ द वर्ल्ड हम लोग दिखाते हैं इसको। विश्व का 17.5% है, और रैंक तो आप जानते ही, एक सेकेंड रैंक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, कई बार लोगों को आजकल बड़ा हाईलाइटेड हो रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसका पुरजोर समर्थन करें। आज के युवा अगर देश का भविष्य बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी। राहुल ने तो शुरुआत भी कर दिया है, ठीक, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट के लिए। तो सरकार को एक एक्ट बनाने की भी यहाँ पे ज़रूरत है कि हाँ, जैसे चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी बना दी है, इंडियन गवर्नमेंट भी अगले 30 सालों के लिए ऐसा ही कुछ कर दे। ठीक है, और इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, मजहब के नाम पर कुछ भी ऐसा ना किया जाए कि इसके लिए ये, इसके लिए वो, सबके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए। वो अलग बात है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 44 को उस तरीके से अभी तक सम्मान की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि हमें कई वर्गों का उत्थान करना था, दैट्स गुड, अपलिफ्टमेंट करना था, बट काफ़ी सारी चीज़ें बदली है, समाज को बदलने की ज़रूरत है। आप देखिए इजराइल वगैरह या कई ऐसे जगहों पे, कई मैं एक जगह और देख रहा था कि आरक्षण की सुविधा बांग्लादेश में भी शायद की सुविधा समाप्त की गई। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आप देख ही रहे कि बिहार, यूपी वगैरह में कितनी अधिक जनसंख्या बढ़ोतरी है। अगर यूपी की जनसंख्या देख ले तो चाइना, इंडिया और यूएस, इंडोनेशिया को सिर्फ छोड़ दे तो 5वें नंबर पे अकेले है ये। तो आप सब लोग सोचिए कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या जो बढ़ती है तो उसके पीछे कारण क्या हो जाता है। काफ़ी सारे आप रीजंस बता देते हैं, बच्चों के मन में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन एक जैसे कंसेप्ट मेरा जो रहता है कि जो बिहार, यूपी और जो गंगा का जो मैदानी भाग है, इन भागों में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है। तो उसके पीछे मेन रीज़न हमें तो लगता है कि एक जॉइंट फैमिली की जो अपनी सिस्टम है, और जॉइंट फैमिली में आपको पता ही है कि घर में दादा दादी होते हैं और दादी को क्या चाहिए, तो पोता। तो ये पोते की चाहत ने ये जनसंख्या बढ़ा रखी है, और मेरा तो मानना है कि जब तक पोते की चाहत करेगी दादी, भारत में बढ़ेगी आबादी। ऐसा ऐसा कंसेप्ट है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको कहीं मौका मिले लिखने का मेंस में कहीं भी, तो आप इसको चिपका सकते हैं, बता सकते हैं। जितना बेहतर आप लिखने को एक्सप्रेस करेंगे अपने सेंटेंस और अपना रिप्रेजेंटेशन बेहतर रखेंगे, आपके नंबर उतने ही अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग पॉपुलेशन को यहाँ पर अभी देख रहे थे, बाकी डिटेल्स जनगणना में अलग से आप रीड करेंगे, स्टेट वाइज भी और कैपिटल के लेवल पर भी अपने। आगे आपको लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट रुकिए। तो आगे हम लोग चलते हैं इन चीज़ों को लेकर, काफ़ी सारा मैटर होता जा रहा है आपके लिए। तो आप सब लोगों को क्या करना है, इसको राइट डाउन करके अच्छे से अपने कॉपी में, एक फ्रेश कॉपी में आप इसको बनाकर रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो हम लोग मूव करेंगे वो भारत के पड़ोसी देशों को मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है,
किस प्रकार से कौन कौन से देश भारत के साथ में लगते हैं। यहाँ से पिछले 2-3 साल में आपको बताऊं ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से क्वेश्चन ना आए हो। आईएएस प्री से लेकर आपको आरओ लेखपाल सब जगह क्वेश्चन आया, दिल्ली पुलिस तक आया, तो इस पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, सो एक हेडिंग करते हैं हम लोग, नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। तो हमने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग किया है फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया में, लोकेशन के साथ में कहाँ है भारत, क्या एक्सटेंशन है, क्या एक्सट्रीम पॉइंट है, क्या जनसंख्या है, क्या एरिया है, सारे चीज़ों को आप यहाँ पर जान पाए। कुछ एडिशनल चीज़ों भी आपको आपने लिख के रखना है। भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग 9 देशों को देखते हैं। 9 देश में भी 2 संदर्भ बनता है, स्थलीय सीमा रेखा, ठीक है, स्थलीय सीमा रेखा जिसको कि हम लोग लैंड फ्रंटियर कहते हैं, और दूसरा समुद्री सीमा रेखा, मैरीटाइम बाउंड्री। इधर आपने दिखा दिया मैरीटाइम बाउंड्री। तो स्थलीय सीमा रेखा वाले जो है ये 7 देश है, 16 राज्य लगते हैं यहाँ पर, और 2 यूनियन टेरिटरी होते हैं। अब का संदर्भ ये है, पहले जो बुक्स आप पढ़ते होंगे उसमें लिखा मिलेगा कि 7 देश है और 17 राज्य है, तो जम्मू कश्मीर के रूप में राज्य हटकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख एक 2 यूनियन टेरिटरी आपको ऐड हो गए। पॉइंट यहाँ पर स्थलीय सीमा रेखा जो है कितने किलोमीटर की है, टोटल आप दिखा रहे 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर हम लोग दिखाते हैं, और सभी देशों को यहाँ पर हम लोग एक एक करके लिखेंगे। तो इसको पहले लिख लीजिए, हेडिंग रहेगा नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। फिर आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे। छोटा सा फिगर भी जरूर बना के रखिएगा, आपके काम आएगा आगे। देखिए इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर इस फिगर की जगह पे हम लोग एक चार्ट देखेंगे। ये आपका पाकिस्तान है, इधर की ओर अफगानिस्तान है, ये पूरे एरिया में चाइना, इस भाग में भूटान, यहाँ पर नेपाल, ये रहा बांग्लादेश, और यहाँ से शुरू हो जाता है म्यांमार। तो ये 7 देश लैंड एरिया से भारत के साथ में जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक क्लू बना लिया, याद करने का तरीका है, ठीक है। अगर हम लोग देखें सो बी ए से कौन सा देश हो जाएगा, ये आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, बांग्लादेश। सी ए से चाइना, पी ए से पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, और ए फॉर अफगानिस्तान। और ये आपका क्लू है याद करने का, बचपन से एमबीए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। ठीक है, बनाइए जा 23 इसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। क्लियर है?
अगर हम लोग देखें मैक्सिमम और मिनिमम के संदर्भ में, तो बांग्लादेश जो है 4096.7 होता है, आप 96 किलोमीटर लिख के रख सकते हैं। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। अगर यही चीज़ आप चाइना का ले ले तो चाइना का जो हो जाएगा 3488 किलोमीटर, और ये है 3323 किलोमीटर। इस तरह से आपको लिख के रख लेना है। नेपाल की अगर हम लोग चर्चा करें तो नेपाल जो हो जाएगा 1751 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, और ये है 699 किलोमीटर। किलोमीटर अगर दो के भी याद रहे तो काम चल जाएगा। अगर आप लेखपाल या दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम को अगर भी टारगेट करते हैं आगे, तो उसमें आपको इन सब की भी ज़रूरत पड़ जाएगी, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। एंड देन वी आर कमिंग फॉर द बॉर्डर लाइन। ठीक है, बॉर्डर लाइन को जरा देखते हैं। किस देश के साथ सीमा रेखा का क्या नाम है? देखिए, बांग्लादेश के साथ में जो बॉर्डर लाइन है उसे हम लोग कहते हैं जीरो लाइन। हिंदी इसका हो जाता है शून्य रेखा। साथ में आप लिख सकते हैं विद त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ में बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है वो आपको जीरो लाइन हम लोग कहते हैं। ऐसा नहीं कि जीरो लाइन पाकिस्तान के साथ में नहीं है, आप गुजरात, राजस्थान, इन सब भागों में इसको देख पाएंगे। ठीक है, अब जो आते हैं चाइना, तो चाइना के साथ जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन विद अरुणाचल प्रदेश। कब बना है? 1914 में। कब बना है? 1914 में। अभी कुछ डिटेल्स भी लिखवाऊंगा अलग से, पहले इन सबको पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए। पाकिस्तान के साथ जो है वो है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये जो आप दिखाएंगे रेड क्लिफ लाइन, अभी किस राज्य के साथ में वो हम लोग अलग से लिखेंगे। बना कब है ये लिख के रख लीजिए। इन 1947, 1947 में। इन तीनों के साथ जो बॉर्डर लाइन है वो हम लोग नेचुरल बाउंड्री कहते हैं। इन तीनों के साथ बॉर्डर लाइन को हम लोग नेचुरल बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सीमा रेखा। जैसे कि अब हिमालय है, तो हिमालय की इस तरफ में नेपाल है, इधर की तरफ इंडिया है, भूटान है, इंडिया है, इधर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हैं, म्यांमार है और इंडिया है। राज्यों, आपको अगर देश की हम लोग बात करें तो आपको देश की राजधानी ध्यान में होगा कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, चाइना की राजधानी क्या है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के कैपिटल क्या है। अगर आप एसएससी और इस लेवल के एग्ज़ाम को देते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, खासकर साउथ अमेरिका से, साउथ एशिया से और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से। ठीक है, लाइक अगर देखें तो म्यांमार की राजधानी कई लोगों की नहीं जानकारी में होगी, जिसको कि हम लोग नेपिडाक कहते हैं। लिख के रख लीजिएगा अगर नहीं ध्यान हो तो। और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है वो है आपको डुरन लाइन 1893। ठीक है, 1893 में।
क्लियर है? अब देखिए कुछ पॉइंट, बांग्लादेश के साथ हम लोग त्रिपुरा को दिखाए, बट यहां पर क्या होगा, आपको ऐसे भी लिख के रखना होगा कि बांग्लादेश के साथ किन किन राज्यों की सीमा रेखा लगती है। बांग्लादेश के साथ किन किन राज्यों की सीमा रेखा लगती है वो भी आप दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने, पहले इसको आप बना लीजिए 23 से, मैं एक फिगर आपको दिखाता हूँ, उसी में हम लोग सारे चीज़ों को लेकर चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आया भी था लास्ट ईयर एसएससी में भी कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा इनमें से किस राज्य की नहीं लगती है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो वो भी ध्यान में आपको रखना है। क्लियर है पॉइंट? कई बार क्वेश्चन जब बनता है ड्यूरन लाइन के बारे में, मैं जरूर बताना आपको चाहूँगा। ठीक है, ड्यूरन लाइन के बारे में कि जैसे अभी हमने इंडिया में दिखाया है, लेकिन जैसे आप एसएससी और यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर इसका आंसर हो जाता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान आंसर हो जाता है, क्योंकि वो जो पीओके का एरिया है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है। प्रशासनिक अगर क्षेत्र हम लोग देखें, प्रशासन तो उन्हीं का चल रहा है ना अभी, जब तक कि हम लोग उसको खाली नहीं कराते हैं, तो अभी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं जरा पॉइंट्स पर देखते हैं। देखिए, जैसे बांग्लादेश के साथ मैंने राज्य बताए, तो कौन कौन से स्टेट लगेंगे? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एसएससी में, उसमें नागालैंड दिया गया हुआ था। पूछा गया कि बांग्लादेश की सीमा रेखा इनमें से किस राज्य के साथ नहीं लगती है, ये आपको दिया हुआ था, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, बांग्लादेश के बाद हम लोग आते हैं चाइना पर, इसलिए मैं यहाँ पर एक आपको फिगर दिखाऊंगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का भी कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग समझेंगे। सारे चीज़ों को आपको अपने नोटबुक में बना कर रखने हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज ऑफ माई कंसर्न। फिर भी अगर आपकी ज़रूरत हो, आपको लगे कि अगर टाइम है, आगे यूपीएससी भी देंगे, मेंस देना हो अगर यूपी का किसी को, तो बुक्स आप ले सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आपका है भूटान, यहाँ से शुरू हो जाता है म्यांमार, दिस वन इज नेपाल, यही है ना, और ये रहा आपका बांग्लादेश। तो 5 देश तो यहीं पर आपके सामने में हो गए, और इधर रहा आपका चाइना। क्लियर है? तो हमने ये बांग्लादेश जो देखा, ये रहा आपके सामने में, ये है वेस्ट बंगाल, दिस वन इज मेघालय, हियर इट इज असम, देन ये वाला भाग है अरुणाचल प्रदेश, हियर इट इज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। तो आप स्वयं देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश के साथ में वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, ये पूरा एरिया, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम लोग चाइना पर अगर आए, तो चाइना वाला पार्ट देखते हैं।
यहीं पर मैं आपको अभी चिकन नेक, सेवन सिस्टर्स, इन सब को लिखवा कर रखूंगा। कुछ भी क्वेश्चन बने उन्हीं सब से क्वेश्चंस बनेंगे आपको। देखिए, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं चाइना। तो चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर दोनों होंगे। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं लद्दाख के साथ में। मैक्सिमम भी आप लिख के रख सकते हैं कि किस राज्य की सीमा रेखा मैक्सिमम लगती है किस देश के साथ में। तो वेस्ट बंगाल मैक्सिमम है बांग्लादेश के साथ, लद्दाख मैक्सिमम है। देन चाइना की सीमा रेखा हम लोग देखें तो जम्मू कश्मीर भी कर दीजिए इसमें, और सॉरी ये जम्मू कश्मीर नहीं देंगे इसमें, लद्दाख हो गया। देन आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और देन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यही है। इसको लिख के रख लीजिए चाइना के साथ में। बेसिकली इन भागों में तिब्बत है। तिब्बत जो 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत का एक अभिन्न अंग बना था, लीगली बनाया गया था, जिसको कि 1957 में मिस्टर नेहरू ने डिक्लेयर किया था कि तिब्बत इज नो मोर इंटीग्रल पार्ट ऑफ, नो मोर इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। या तो ये ऑटोनोमस नेशन बनेगा या फिर यह चीन का पार्ट होगा। ये आपके माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया था, आप सब लोग जानते ही उनके बारे में। तो ये चाइना है। देन अगर हम लोग आए नेपाल कर दीजिए, तो नेपाल की सीमा रेखा किन किन राज्यों के साथ में लगती है वो भी आप दिखा सकते हैं। नेपाल अगर है तो यहाँ पर आपके सामने में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और ये सिक्किम। इन सब के साथ में, और मैक्सिमम किसके साथ है तो यूपी के साथ में। अगर यही चीज हम लोग भूटान के साथ अगर देख लें, सब लिख के रखना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। स्टेट भूटान के साथ में तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, और मैक्सिमम असम के साथ में है भूटान। क्लियर है। देन इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आता है, अगर ये आप लिख लीजिएगा चाइना वाला, यहां चलो मैं लिखवा देता हूं, म्यांमार। कि म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वगैरह भी आपको जब आप CDS CAPF देंगे तो उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। देन सीरीज देख लीजिएगा, अब जैसे आप UPSC वगैरह जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, ऐसे होता है। बट यहाँ पर ऐसे जरूरत नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम एक याद कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये KBC में आया हुआ क्वेश्चन था 2017 में, और SSC में, दोनों एक ही साल आया था। KBC वाले SSC से क्वेश्चन खूब उठाते लगता है, ठीक है। तो आया था कि इनमें से कौन राज्य की सीमा रेखा म्यांमार से नहीं लगती, और आंसर में मेघालय था। तो आंसर मेघालय होगा, आप सबकी जानकारी है। मेघालय की सीमा रेखा थोड़ी लग रही है, फिगर बना के मैंने दिखाया हुआ है आपको। क्लियर है। अब एक बच रहा है पाकिस्तान, वो भी लिख कर रख लीजिए, फिर आपको कुछ और कंसेप्ट मैं दिखाता हूं। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य है, तो वो है राजस्थान मैक्सिमम, गुजरात, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, और ये रहा साथ में लद्दाख। क्योंकि अब POK वाला जो एरिया लग रहा है किसके साथ में, लद्दाख के साथ में, तो ये भी आप दिखा कर रखेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों का पॉइंट। क्लियर है। तो ये हमने दिखाया कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी सीमा रेखा कितने किलोमीटर की है, क्या बॉर्डर लाइन है, किन राज्यों के साथ में सीमा रेखा लगती है, किसके साथ सर्वाधिक है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके कॉपी में। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर, अगर क्वेश्चन बन जाए
कि सेवन सिस्टर्स कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत हाईलाइटेड रहता है, फिगर बना ही हुआ है आपके सामने। सेवन सिस्टर्स कंसेप्ट जो है यह किसने दिया? सात बहनों की संकल्पना। तो सात बहनों की संकल्पना अगर हम लोग देखें तो वो है ज्योति प्रसाद सैकिया। ठीक से लिख लीजिएगा, कहां से है ये? त्रिपुरा से है। ज्योति प्रसाद सैकिया ये त्रिपुरा से है, और इन्होंने जो कंसेप्ट दिया उसमें सात बहनों में सिक्किम सम्मिलित नहीं होता है। जो सात है वो आपके सामने है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यही सेवन सिस्टर्स होते हैं। अब जो एक पॉइंट और एक्स्ट्रा हम लोग देखेंगे, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इससे हम लोग कहते हैं चिकन नेक। अगर किसी ने नाम सुना हो तो बड़ी अच्छी बात है। चिकन नेक हम लोग इसको कहते हैं, और इसी का एक नाम होता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये क्वेश्चन रिसेंटली किसी एग्जाम में आया भी था और हाईलाइटेड भी रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम लोग चर्चा करें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। यही चिकन नेक का एरिया है, और कितने किलोमीटर का लेंथ है? तो 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर का इसका लेंथ है। ठीक है, 22 किलोमीटर का ये चिकन नेक। अगर हम लोग इस भाग को काट दें तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट जो कि इस भाग में जो रेसेस है मंगोलाइड रेसेस है, तो एक अलग ही रेसेस है। समटाइम्स दे थिंक कि दे आर कोरिलेट, दे डू कोरिलेट विद द चाइनीज, तो ऐसा नहीं है, दे आर आवर ब्रदर्स। तो वो भारत का एक अभिन्न भाग है, विविधताओं का प्रदेश है भारत। जलवायु हो, सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक जो भी हो, सब में विविधता आपको देखने को मिलेगा। जलवायविक निर्जाति ऑल्सो। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही चिकन नेक है, 22 किलोमीटर का। सोचिए एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, दोनों के बीच में सिर्फ 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में। तो एक बेहतरीन कंसेप्ट है, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सेवन सिस्टर्स, चिकन नेक, इन सब को। अभी जो पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा वो ये रहेगा कि ऐसे कौन से राज्य ये यूनियन टेरिटरी है जिनकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ में, 2 देशों के साथ में, या फिर ऐसे राज्य जिनकी सीमा रेखा कोस्टल भी है, लैंड फ्रंटियर भी है, या फिर कुछ भी नहीं है, लैंडलॉक्ड है। तो अब हम लोग उसकी ओर मूव कर रहे हैं। इसको अच्छे से बना के रख लीजिएगा। क्वेश्चंस कुछ भी हो आपसे बाहर ना जाए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए अब आपको आगे लेकर हम लोग चलते हैं। अगर जो पॉइंट बन जाए कि स्टेट हैविंग बॉर्डर विद 3 कंट्री, लिख लेंगे इसको तेजी से। स्टेट हैविंग बॉर्डर विद 3 कंट्री, 3 देशों के साथ सीमा रेखा वाले राज्य। सब क्वेश्चन बनते हैं, यूं ही मत सोचिएगा मैं लिखवा रहा हूं। अगर कुछ भी लिखवाया है तो आपके एग्जाम के रेस्पेक्ट में ही लिखाया हुआ है। ठीक है,
A state having border with 3 country, 3 देशों के साथ सीमा रेखा वाले राज्य, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब देखिए कौन कौन से होंगे, और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी भी हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने में आ जाता है नाम लद्दाख का। लद्दाख की अगर हम लोग चर्चा करें तो पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है और चाइना भी है। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर पर लेकर आते हैं सिक्किम को, तो सिक्किम के साथ जो सीमा रेखा है उसमें नेपाल भी है, चाइना भी है और भूटान भी है। देन हम लोग देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा चाइना की भी लग रही है, भूटान की भी लग रही है और म्यांमार की भी लग रही है। और चौथा नंबर पर आ जाता है आपके सामने में वेस्ट बंगाल। चौथा नंबर जो है ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सीमा रेखा जो है ये बांग्लादेश के साथ में भी है, भूटान के साथ भी है और नेपाल के साथ भी है। तो ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ में है? सिर्फ राज्य पूछा जाएगा तो 3 होंगे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। अगर यूनियन टेरिटरी भी मिला दे तो आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, इसको लिख लीजिए 23 से। देन अगर इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें कि स्टेट हैविंग बॉर्डर विद 2 कंट्री, ठीक है, 2 देशों के साथ सीमा रेखा वाले राज्य, थोड़ा चेंज कर दिया जाए। ए स्टेट हैविंग बॉर्डर विद 2 कंट्री, 2 देशों के साथ सीमा वाले राज्य। तो आंसर होता है उत्तराखंड, चाइना हो गया और नेपाल हो गया। देन आप देखिए तो असम, असम की सीमा रेखा भूटान के साथ भी है और बांग्लादेश के साथ भी है। देन आइए मिजोरम, मिजोरम की सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ भी है और म्यांमार के साथ भी है। ठीक है, इसको भी बनाइए जाते हैं इसे मिजोरम, क्लियर है? देन हम लोग जो आएंगे कि स्टेट हैविंग बोथ लैंड फ्रंटियर एंड मैरीटाइम बाउंड्री, स्टेट हैविंग बोथ लैंड फ्रंटियर एंड कोस्टल लाइन भी कर दीजिए और कोस्टल एरिया भी कर दीजिए। तो आंसर आपका हो जाएगा गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ऐसे राज्य जिनकी स्थलीय सीमा के साथ तटीय सीमा रेखा भी है, तो आंसर आपको गुजरात और बंगाल भी हो जाएगा। यही चीज अगर थोड़ा सा और घुमा दें, ठीक है, कि स्टेट हैविंग नीदर लैंड फ्रंटियर नॉर कोस्टल लाइन, तो क्या हो जाएगा? इसको जरा देखते हैं।
यहां पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। और अगर यूनियन टेरिटरी भी हो तो आपका दिल्ली चंडीगढ़ भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिखकर आपको रख लेने का है। ठीक है, इन सब से क्वेश्चंस आपको बनते हैं, कुछ भी आप यहां पर छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ भी छोड़ना उचित नहीं है। और जो भी क्वेश्चन बने इसको आपको क्या करना है, एक बार मैप में देखना है। मैप में देखेंगे तो आप, अच्छा इसमें एक लास्ट में आपको और बता देता हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको समुद्र की ओर लेकर मैं चलूंगा। देखिए, एक मैं और भी आपको एक डिटेल्स बता देता हूं जो कि नॉर्थ पॉइंट के साथ में जुड़ा हुआ है। यहां पर अफगानिस्तान वाला भाग है, और ये जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं वाखन कॉरिडोर। ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है वाखन कॉरिडोर। पॉइंट ये होता है कि जो वाखन कॉरिडोर है ये कहां पर है, अफगानिस्तान में। ठीक है, इसको नोट करके आपको रखना है, अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान का एंशिएंट नेम क्या है, एंशिएंट नेम ऑफ अफगानिस्तान, ये हो जाता है आपका बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया मत कीजिएगा, बैक्ट्रिया। ठीक है, और ये जो अगर हम लोग ट्राई जंक्शन देखें तो किन देशों के बीच में ट्राई जंक्शन है, तो ट्राई जंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एक तरफ में आप दिखाते हैं अब के डेट में तजाकिस्तान, इधर की तरफ में चाइना, और इस तरफ में पीओके है जो कि हम लोग पाकिस्तान ले लेते हैं, और इधर इंडिया। बेसिकली पीओके है। ठीक है, तो ये ट्राई जंक्शन है वो अफगानिस्तान का एरिया। पहले वो क्या था, रशियन किंगडम था, रूस और भारत और चीन। तो पहले वो रूस, भारत और चीन के मध्य में था। अभी के संदर्भ अगर देखें तो तजाकिस्तान का जो भाग है ये ऊपर है, CIS देश जो है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, और इधर चाइना, इधर इंडिया वाला भाग जो है। तो ये सब अभी मैंने आपको आज के क्लास में कराया। अच्छा खासा मैटर है, आप इसको अगर अच्छे से लिख रहे हैं तो कम से कम 5-6 पेज तो आज ही भर जाएगा आपका, ज़्यादा ही। और एक अच्छा नोट्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा। उसी को आपको बार बार पढ़ना है। 1-2 पॉलिटिकल मैप लेकर रखिएगा, उसमें सब चीज़ों को दिखा दीजिए, और आपकी एक समुचित आपका एक नोट्स जो बन जाएगा व्यवस्थित रूप से, उसी को आप 5 से 6 बार रीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो होगा मैं आपको बताऊंगा, समुद्र की ओर लेकर चलेंगे। हम लोग जानेंगे बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है, सी क्या है, ओशियन क्या है, किसके साथ सीमा रेखा लगती है, समुद्री सीमा रेखा भी करवाना है पड़ोसी देशों में, उसकी भी चर्चा करेंगे, किन किन देशों के साथ भारत की समुद्री सीमा रेखा, ठीक है, समुद्र लगता है, और समुद्री सीमा रेखा किसके किसके साथ में, सब कुछ डिटेल्स के साथ आपके कॉपी में लिखा रहेगा। हम लोग स्ट्रेट देखेंगे, इस्थमस देखेंगे, वहीं पर राम सेतु भी दिखाऊंगा। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे कोस्टल लाइन, कोस्टल एरिया। तो एक अच्छा खासा आपका टॉपिक, एक मैटर यहाँ पर अवेलेबल होगा। जितने भी सर ने अभी तक क्लास लिया हुआ है सबके कंटेंट को आप जरूर देख रहे होंगे। सो ये आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आपको इस जो भी हम लोग क्लास जैसे लेकर आए हैं GS स्पेशल का, उस मैसेज को आपको स्प्रेड करना है। अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर देखिए, कोई कहीं भी पढ़ रखा हो, आप 2-4 क्लासेस हमारी पूरी टीम के यहाँ पर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है आप सब लोगों को। और ये पूरा ओवरऑल कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको पूरा टीम का यहाँ पर क्लास मिल रहा है, वो भी बैलेंस, एक पर एक सब अपने टीचर साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ कि हम CDS, CAPF, NDA कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, SSC, CGL, CPO, UPSI, हाँ, RO, लेखपाल, तो सारा एक कंप्लीट पैकेज है। NCERT बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक आपका UPSC प्रीलिम्स, जो कि CDS, CAPF सब मैंने बताया, वो सब आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत जल्द आप सब लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात मेरी होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।